हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आज को एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर सेकंड पॉलिटिकल साइंस। बुक का नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारत की विदेश नीति। यूनिट 2 का लेसन नंबर 1 होने वाला है और लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि पार्ट 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया और उसमें हमने कई सारे टॉपिक को और बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आज हम ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर 2 होने वाला है, यानी कि पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें पढ़ने वाले भारत और अमेरिका के संबंध। ठीक है, फुल बेस्ड होने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, यानी कि एनईपी का, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स ड्यू, सोल, एनसीवेब के, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है आज पढ़ने वाले फुल नोट्स के साथ। तो जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है, जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको लेक्चर 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगी। पहले लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद ही आपको लेक्चर 2 देखना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा अच्छे हो जाए, बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और अमेरिका के बीच में कैसे संबंध स्थापित हुए थे और कैसे संबंध थे। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, इससे पहले के जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत अमेरिका संबंध। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखो, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात दोनों देशों के संबंध में सुधार हुए, यानी शीत युद्ध की जब समाप्ति होगी तो भारत और अमेरिका के बीच में क्या हुआ, सुधार होने शुरू हो गए। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही विचारधारा की लड़ाई भी खत्म हो गई, यानी सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, जब उसका अंत हो गया, तो क्या हुआ, विचारधारा की लड़ाई का भी खात्मा हो गया। यहाँ पूंजीवाद मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था के साथ प्रमुख विचारधारा के रूप में प्रस्तुत हुई। यहाँ पे पूंजीवाद जो थी वो मुक्त व्यापार के साथ साथ में बहुत बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में क्या हुई, विचारधारा के रूप में क्या हुई, प्रस्तुत हुई। ठीक है, भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात अपनाई गई राज्य सहायता प्राप्त मिश्रित अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया था। यानी कि भारत ने क्या किया, स्वतंत्रता के पश्चात अपनाई गई जो राज्य सहायता थी, ठीक है, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया था। नए आर्थिक संकटों से निपटने के लिए भारत ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ऋण लिया, यानी कि जो भी संकट आ रहे थे उन सभी से निपटने के लिए भारत ने क्या किया, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से क्या किया, उन्होंने ऋण लिया। किसने, भारत ने। एवं मुक्त व्यापार और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित यूएस मॉडल के अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था को ढाला। यूएस मॉडल, यानी यूएस मॉडल क्या था, हमारा अमेरिका का मॉडल था, यानी पूंजीवाद का मॉडल था। इसमें क्या था, सभी चीजों का प्राइवेटाइजेशन करके प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया था। जो पहले साम्यवादी समाज के लिए किया जाता है, अब वो किसके लिए कर दिया गया था, हर चीज में एक अपना बिजनेस और अर्थव्यवस्था, अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए इन्होंने क्या, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सारी चीजों को प्राइवेट में तब्दील कर दिया। ठीक है, 1994 में यानी 1994 में भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा वॉशिंगटन की यात्रा ने भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नई अपेक्षित प्रदान की। जो नई आकृति थी उसको प्रदान की। यहाँ पे नई नहीं आएगा, यहाँ पे नई आएगा, यानी नया, न्यू। ठीक है, 1994 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने क्या किया, वॉशिंगटन की जो थी यात्रा की। ठीक है, अमेरिका के साथ भारत के द्विपक्षीय जो संबंध थे उसमें एक नई आकृति प्रदान की, उसको एक नई आकृति प्रदान की, नया रुख दिया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश के क्षेत्र संबंधों को बढ़ाना था। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार और निवेश के क्षेत्र को बढ़ाना था। यह यात्रा पर बापू ने थी। इसके बाद अमेरिकी वाणिज्य सचिव रोनाल्डो ब्राउज ने दोनों देशों के बीच एक वाणिज्य संगठन बनाने के लिए वाणिज्यिक मंत्री प्रणब मुखर्जी के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया। प्रणब मुखर्जी के साथ क्या किया, एक समझौता हस्ताक्षर किया। आर्थिक सहयोग के बाद दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी अपने संबंधों को मजबूत किया। जो आर्थिक सहयोग के बाद जो दोनों देश थे, उन्होंने क्या किया, अपने देश के रक्षा सहयोग के क्षेत्र में क्या किया, अपने संबंधों को मजबूत किया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन अमेरिकी यात्रा सचिव विलियम परी ने
1995 में यानी 1995 में भारत का दौरा किया और भारत के साथ विस्तृत रक्षा आयोग के निर्माण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यानी कि अपनी जो सुरक्षा जो थी उसको विस्तृत यानी बड़ा करने के लिए क्या क्या एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। देखो फ्रेंड्स, में कहीं से कहीं पे क्या क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या करो, जब आप पढ़ते हो तो बुक लेकर भी पढ़ लिया करो। बुक में कुछ टॉपिक जो सारे टॉपिक जितने भी है ये सारे मैंने बुक से लिए हैं, तो आप लोग बुक में एक बार चेक कर लिया करो। ठीक है, कई बार क्या होता है कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक, जो कि बाद में पढ़ते वक्त में हमारे दिमाग में नहीं आ पाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, जब भारत ने 1958 में पोखरण 2 नामक परमाणु हथियार का परीक्षण किया, साथ ही कश्मीर में भारत के व्यापार को कुछ अमेरिकी द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा गया, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाते हैं। जो इसे क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाते हैं। जब भारत ने क्या किया था, पोखरण 2 में अपना परमाणु परीक्षण किया था, इस बात को क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच तक बात उठती है इसकी। परमाणु परीक्षण करने के साथ ही अमेरिका ने अपनी फ्रीज और बैंक की नीति के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। परमाणु परीक्षण के साथ ही क्या कहता है, अमेरिका ने अपनी फ्रीज और जो बैंक नीति थी इसके तहत क्या क्या भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही अमेरिका का राजनीतिक प्रयास पाकिस्तान पर एक सहयोगी के रूप में आगे बढ़ने के पक्ष में था। साथ ही क्या था, अमेरिका का जो राजनीतिक प्रयास था वो क्या था, पाकिस्तान के साथ सहयोगी रूप में बढ़ने का था। उसी टाइम पे बात कर रहे हैं हम लोग जब उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा देते, हथियार पर प्रतिबंध लगा देते। ये व्यवहार कब तक रहा था, 1971 तक रहा था। बात कब की हो रही है, 1958 की हो रही है। ठीक है, पाकिस्तान के पास परमाणु शस्त्रागार होने के बावजूद उन प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ा। यानी कि पाकिस्तान के पास क्या था, परमाणु शस्त्रागार होने के बावजूद भी उन प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ा। जो सामना किसको करना पड़ा था, भारत को करना पड़ा था। भारत ने इस परीक्षण के बाद अनुभव किया था कि इस तरह के रणनीतिक फैसलों ने भारत के आर्थिक विकास को पटरी से उतार दिया। ये जो उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगा दिया, तो भारत ने ऐसा एहसास किया कि ये जो प्रतिबंध लगा है इससे क्या हो रहा है, हमारी जो आर्थिक जो विकास है वो क्या है, वो बिगड़ चुकी है, पटरी से उतर चुकी है। पाकिस्तान द्वारा सीमा उल्लंघन के कारण 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। यानी पाकिस्तान द्वारा जो था सीमा उल्लंघन किया गया, तब क्या था 1999 में क्या हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ। लेकिन भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अभी भी लचीलापन दिख रहा था। यानी कि जब ये युद्ध हुआ उस टाइम पे भारत क्या था, अर्थव्यवस्था की दृष्टि क्या था, उसमें लचीलापन था। परिणाम स्वरूप अमेरिकी प्रशासन ने कारगिल युद्ध में भारत की स्थिति का समर्थन करते हुए गतिरोध को दूर किया। यानी कि उस टाइम पे जब इसकी जो भारत की जो लचीलापन था उसको दूर करने के लिए क्या क्या पाकिस्तान की जो प्रशासन था उसने कारगिल युद्ध में भारत के साथ में अपना समर्थन दिया और इस युद्ध को गतिरोध कर दिया। यानी कि इसकी गति को रोक दिया। ठीक है, गतिरोध को दूर किया। इसके बाद वर्ष 2000 में राष्ट्रपति कैलेंडर के भारत यात्रा हुई जिसके तहत भारत और अमेरिका के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यानी वर्ष 2000 में क्या हुआ, राष्ट्रपति जो कैलेंडर थे वो यहाँ पर भारत की यात्रा की उन्होंने, और उसके साथ साथ ही अमेरिका और भारत के बीच में कई सारे समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है हमारा 9/11 की घटना। ठीक है, 9/11 देखो यहाँ पे 9/11 सितंबर के बाद भारत अमेरिका संबंध, यानी 9/11 की जो घटना है बहुत प्रसिद्ध घटना है, इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्या था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर के हमले ने वैश्विक परिदृश्य को काफी प्रभावित किया। इस घटना के बाद अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में दूरी बढ़ गई। यानी कि 9/11 की जो घटना थी, इस घटना के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान और जो अमेरिका था इसके बीच इसके संबंधों में क्या हुई, दूरियां आनी शुरू होगी। साथ ही बुश प्रशासन ने परमाणु परीक्षण के भारत के प्रतिबंध हटाने के बारे में विचार किया। यानी भारत पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था इसको हटाने पर विचार किया। इस हमले के बाद भारत एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा। इस हमले के बाद क्या था, भारत जो था एक सहयोगी के रूप में, एक साथी के रूप में अमेरिका के साथ आया, जिसने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध का समर्थन किया। जिसने आतंकवाद के खिलाफ क्या किया, अमेरिका का साथ दिया, उसका समर्थन किया।
हालांकि नैतिक मूल्यों पर रणनीति का चयन करते हुए अमेरिका ने भौगोलिक कारणों से आतंकवाद के खिलाफ अपने युद्ध में पाकिस्तान को अपना सहयोगी बना लिया। इसके बाद भारत पाकिस्तान के हमले के प्रति संवेदनशील हो गया। जो भारत था वो पाकिस्तान के हमले के प्रति क्या हुआ, संवेदनशील हो गया, यानी नरम हो गया। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला, यानी 13 दिसंबर 2001 को क्या हो गया, भारतीय जो संसद था उस पर हमला हुआ। और 2001 में कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ, यानी 2001 में जो कश्मीर में जो विधानसभा थी उस पर भी हमला हुआ। किसने किया था, ये पाकिस्तान ने किया था। हालांकि ओसामा बिन लादेन की मृत्यु और इराक के विनाश के साथ सद्दाम हुसैन की मृत्यु ने भारत अमेरिका संबंधों ने एक नया मोड़ लिया। यानी कि जो हमारा जो ओसामा बिन लादेन थी, इसकी मृत्यु और ईरान के विनाश के साथ सद्दाम हुसैन की मृत्यु ने भारत अमेरिका संबंधों में क्या क्या एक नया मोड़ लिया। यह काफी हद तक अमेरिका में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव और विश्व व्यवस्था में परिवर्तन की वजह से हुआ। ये क्या हुआ, बहुत ज्यादा बदलाव हमारे देखने को मिले, राजनीतिक रूप से बहुत सारे नेतृत्व में बदलाव देखने को मिले भारत और अमेरिका के संबंधों में। कब, जब हमारे पास जब ओसामा बिन लादेन की मृत्यु हो गई और ईरान के जो सद्दाम हुसैन था उसकी मृत्यु हो गई, तब। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट है, जहां अमेरिका को एक उभरते हुए चीन का सामना करना पड़ा। जहां क्या था, उभरते हुए चीन का सामना करना पड़ा। किसे, अमेरिका को, जो नए सिद्धांतों के अनुसार एक नई विश्व व्यवस्था की रचना तैयार करने की कोशिश कर रहा था और अमेरिका नेतृत्व को नुकसान पहुंचा रहा था। और क्या कर रहा था, अमेरिका की जो नीति थी उसको नुकसान पहुंचा था। एक टाइम पे जो था, जो चीन था उसकी जो डॉलर थी इतने मुकाम पे पहुंच चुके थे कि वो क्या कर रहा है, अमेरिका की जीडीपी को भी नीचे गिरा रहा था। इसलिए क्या हुआ, अमेरिका के हित के लिए नुकसानदायक हो गया था। इस संदर्भ में अमेरिका उभरते भारत की ओर बढ़ रहा था। इस संदर्भ में क्या था, जो अमेरिका था वो उभरते हुए भारत की ओर अपना कदम बढ़ा रहा था, जिसे भौगोलिक और सामरिक कारणों से बढ़ते चीन को रोकने के लिए समर्थन दिया जा सकता था। यानी समर्थन दे सकता था कौन, भारत, अमेरिका का। पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के कारण उसे अमेरिका से समर्थन मिलना धीरे धीरे कम हो गया था। यानी कि पाकिस्तान को क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी जो रणनीति थी, जो राजनीति थी पाकिस्तान की, उसके कारण आर्थिक जो अस्थिरता थी उसके कारण और उसकी राजनीति के कारण क्या हुआ, अमेरिका ने उसका समर्थन देना कम कर दिया धीरे धीरे। ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, उभरते हुआ भारत अमेरिका के लिए एक राजनीतिक विकल्प। जो उभरता हुआ भारत था वो अमेरिका के लिए एक राजनीतिक विकल्प था। कैसे था, देखो, भारत अमेरिका के बीच शांतिपूर्ण असैन्य परमाणु सहयोग समझौता जिस पर 2008 में हस्ताक्षर हुए थे। भारत अमेरिका के बीच में शांतिपूर्ण जो असैन्य परमाणु सहयोग समझौता हुआ था, कब हुआ था, 2008 में हुआ था। 2005 में 10 साल की अवधि के रक्षा सहयोग समझौते में संयुक्त समुद्री अभ्यास, हथियारों की आपूर्ति और रक्षा सूचनाओं को साझा करना शामिल है। यानी कि 2005 में 10 साल की अवधि के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है। अभ्यास हथियारों की आपूर्ति और रक्षा सूचनाओं को, यानी कि जो जैसे परमाणु बनाने के बाद उसका प्रयोग करते थे ना, उसकी प्रैक्टिस मतलब चेक करते थे सही है या नहीं है। ठीक है। यानी हथियारों की क्या था, अभ्यास नहीं कर सकते थे, उसको नहीं चला सकते थे। कब हुआ था, 2005 में हुआ था। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति 2 द्विवर्षीय भारत यात्रा के बाद भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊर्जा मिली। यानी कि जो अमेरिका राष्ट्रपति थे वो 2 दिवसीय यानी कि 2 दिनों के लिए भारत यात्रा के बाद क्या हुआ, 2 दिनों के भारत यात्रा पर आए थे और अमेरिका और भारत के संबंधों को एक नई ऊर्जा मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यानी भारत और अमेरिका ने बहुत सारे हस्ताक्षर किए। भारत और अमेरिका दोनों देशों ने आतंकवाद
हिंद प्रशासन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। यानी कि जो हिंद हिंद महासागर प्रशांत महासागर है, इन क्षेत्रों में भी इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनौतियों को स्वीकार किया और अपने इन क्षेत्रों में अपने बल बढ़ाने पर चर्चा की या फिर शक्ति बढ़ाने की चर्चा की। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक है रक्षा सहयोग। ठीक है, 2005 में 10 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग समझौते में संयुक्त समुद्री अभ्यास, यानी कि कोई भी अगर अभ्यास किया जाएगा, किसी भी वेपन्स की अगर चेकिंग की जाएगी तो कब कहाँ पे किया जाएगा? समुद्र में किया जाएगा। हथियारों की आपूर्ति और रक्षा सूचनाओं को साझा करना शामिल है। जहाँ पे क्या है, हथियारों को क्या है एक दूसरे के साथ में हम आप या अगर किसी के पास हथियार कम पड़ता है तो उसके हथियार की पूर्ति करेंगे। ठीक है, रक्षा सूचनाओं को हम क्या करेंगे? साझा करेंगे एक दूसरे के साथ में। भारत और अमेरिका के बीच में ऐसा जो था समझौता हुआ था। इस सहयोग के परिणाम स्वरूप उन्होंने 2007 में संयुक्त मालवार नौसैनिक अभ्यास शुरू करने का फैसला किया। नौसैनिक अभ्यास का क्या करना? शुरू करना का आरंभ या फिर शुरू करने का फैसला किया। इसके बाद क्वाड लेटर सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, यानी कि इसके बाद क्वाड लेटरेट सिक्योरिटी डायलॉग नाम से एक बहुपक्षीय संगठन की अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसको हम क्वाड आप कह सकते हो। ठीक है, जिसमें कितने देश शामिल थे? जिसमें 4 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 4 देश शामिल थे। किसमें? क्वाड में। सबसे पहले कौन सा? देखो, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। साथ ही उन्नत प्रणाली की आपूर्ति के साथ साथ रक्षा उत्पादक विकास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसमें 4 देश शामिल थे, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन सभी देशों ने क्या किया? उन्नत प्रणाली की आपूर्ति, यानी इनके पास क्या थी? उन्नत यानी बहुत अच्छी किस्म की प्रणाली की आपूर्ति के साथ साथ क्या किया? रक्षा उत्पादन, रक्षा का जो वेपन्स वगैरह थे उनका उत्पादन करना शुरू किया। ठीक है, और अपना विकास किया। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण आयाम है। ये क्या है? एक महत्वपूर्ण आयाम है क्वाड का। ठीक है, जिसका क्या है? क्वाड लेटरेट सिक्योरिटी डायलॉग। क्लियर है इतना? ठीक है, देखो कई बार क्या होता है वर्ड कई बड़े हो जाते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि वर्ड मिस्टेक हो गया है, तो कुछ वजह से कोई चीजें पढ़ने में नहीं आ पाती, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दोनों देशों के संबंध विकास के अगले चरण में भारत को 2016 में अमेरिका द्वारा एक प्रमुख रक्षा भागीदार नामित किया गया था। यानी कि दोनों देशों के संबंध विकास के अगले चरण में आ चुके थे। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छे इनके जो संबंध थे बहुत अच्छे थे। ठीक है, यानी विकास के अगले चरण में आ चुके थे, यानी अब वो क्या एक दूसरे पर विश्वास कर चुके थे। भारत को 2016 में अमेरिका द्वारा क्या किया गया? प्रमुख रक्षा भागीदार यानी एक अच्छा साथी यानी अच्छा भागीदार के रूप में क्या किया? उसको नामित किया गया, जो भारत को अमेरिका से सबसे उन्नत रक्षा यानी जो क्या था? जो भारत को अमेरिका से सबसे उन्नत रक्षा उपकरणों की आपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार देता है। यानी कि जो क्या करता है? भारत को क्या करेगा? अमेरिका जो है उन्नत किस्म की क्या करेगा? वेपन्स प्रोवाइड करेगा भारत को। कौन? अमेरिका। इतना क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। इस रणनीति का उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता बहाल करना एवं आतंकवादी तत्वों पर मौन रहने के लिए पाकिस्तान की आलोचना शामिल है। इसमें क्या है? इस रणनीति में क्या है? अफगानिस्तान जो उद्देश्य है इस रणनीति का क्या है? अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता बहाल यानी बहाल करने के लिए, बढ़ाने के लिए आतंकवादी तत्वों पर मौन करना होगा या तत्वों को कम करना होगा। पाकिस्तान की हमें क्या करती है? हमें आलोचना की, ताकि वो क्या करे? जो देश उसके साथ जुड़ रहे हैं वो उससे ना जुड़े, क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है? जिसके साथ जुड़ रहा है उसी के साथ में वो उसी के साथ वो गद्दारी कर रहा है, जैसे 9/11 की घटना हुई थी। ठीक है, भारत और रूस संबंध। अब हम देखेंगे कि भारत और रूस के संबंध कैसे थे। इतना क्लियर है? ठीक है, भारत में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस मानचित्र पर नया देश बनकर उभरा। यानी कि जो इसमें हमारा जो भारत था वो 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, उस टाइम पर जो रूस था वो मानचित्र पर एक नया देश बनकर उभरा या फिर सामने आया। इससे पहले सोवियत संघ के साथ भारत के काफी महत्वपूर्ण संबंध थे। सोवियत संघ ने कश्मीर मुद्दे पर निरंतर भारत का साथ दिया। जो सोवियत संघ ने क्या क्या कश्मीर मुद्दे पर हमेशा निरंतर ही भारत का साथ दिया था।
सोवियत संघ के विघटन के बाद जब भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुक्त बाजार की नीति को अपनाया तो भारत और रूस के बीच संबंध खराब हो गए थे, परंतु कुछ वर्षों के बाद संबंध फिर से अच्छे हो गए। देखो रूस जो निकला था किससे निकला, जब यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का विघटन हुआ तभी हमारा इसमें रूस निकल कर आया। भारत रूस संबंधों में नए युग का उदय, भारत रूस संबंधों में नए युग का उदय। रूस ने 1999 में कारगिल संघर्ष में भारत का पूरा समर्थन किया। जो रूस था उसने क्या किया, कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें 1999 में कारगिल के संघर्ष में भारत का पूरा समर्थन दिया था। किसने, रूस ने। 2000 में व्लादिमीर पुतिन के रूसी राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और रूस के बीच संबंध और भी निर्णायक हुए, यानी और भी अच्छे हो गए थे। भारत रूस साझेदारी रक्षा संबंध, भारत के लगभग 70% रक्षा उपकरण उसी मूल के हैं, यानी कि जो भारत रूसी जो साझेदारी रक्षा संबंध है उसमें क्या है कि 70% जो रक्षा उपकरण है वो किस, ठीक है। अब आता हमारा असैन्य परमाणु संबंध, यानी असैन्य परमाणु संबंध क्या है इसको देख लेते हैं। रूस वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का नियंत्रण करने वाला एकमात्र देश है। हाल ही में एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया जिसके तहत रूस ने भारत के विभिन्न हिस्सों में 25 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बनाई, जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद करे, यानी देश की जो भी जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है उसको पूरा करने में मदद करे। तो काफी सिंपल लैंग्वेज हो रहा है, वीडियो काफी लंबी हो रही है तो हम क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे, जहां ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। व्यवहारिक संबंध, अब हम देखेंगे कि भारत और रूस के बीच में व्यवहारिक संबंध कैसे थे, ठीक है। दोनों देश वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 अरब अमेरिकी डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जो हम दोनों देश है यानी भारत और जो रूस है, दोनों देश 2025 तक क्या करेंगे, अपनी द्विपक्षीय निवेश को क्या करेंगे, 50 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे, यानी 30 अरब तक डॉलर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कौन, भारत और रूस, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, यानी कि वित्तीय वर्ष जो अभी हमारा वर्ष बीत चुका है 2020 का जो वर्ष बीता है उसमें 8.1 बिलियन डॉलर किसका था, अमेरिकी डॉलर था। इसके अतिरिक्त रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन कर रहा है, यानी कि रूस क्या कर रहा है, भारत के लिए एक अपनी क्या है वो सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता जो एजेंसी है इनमें या संगठन है इनमें क्या कर रहा है, भारत की सदस्यता के लिए उम्मीदवारी का समर्थन कर रहा है कि भारत को भी इन संगठनों में शामिल किया जाना चाहिए। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर दूं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। आज जो हमने लेक्चर 2 में पढ़ा वो कहां से पढ़ा, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत अमेरिका के संबंध कैसे कैसे रहे, ठीक है, कैसे कैसे चेंज है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने 9-11 सितंबर के बाद अमेरिका और 9-11 की जो घटना हुई थी उसके बाद में अमेरिका और भारत के बीच में कैसे संबंध रहे उसके बारे में पढ़ा। और भी हमने क्या पढ़ा, फिर उभरता हुआ भारत, यानी जब भारत उभर रहा था, क्योंकि देखो 9-11 की घटना के बाद से ही अमेरिका और पाकिस्तान का जो रिश्ता था क्या हुआ, थोड़ा सा डगमगा चुका था, यानी कि थोड़ा खराब हो चुका था। तब जो भारत था वो उभर रहा था, यानी नव स्वतंत्र देश में से वो विकासशील देश है। जो हमारा भारत है आज भी विकासशील देश है और ये विकास कर रहा है, तो उभरता हुआ देश था। तो अमेरिका के लिए एक राजनीतिक विकल्प के रूप में सामने आया कौन, उभरता हुआ भारत, हमने इसको जाना। उसके बाद हमने रक्षा सहयोग के बारे में कि रक्षा सहयोग कैसे कैसे किया गया, कि इन दोनों देशों ने अपनी रक्षा को कैसे बढ़ाया है। उसके बाद भारत और रूस संबंध कैसे कैसे रहे, ठीक है, भारत और रूस के संबंध भी हमने पढ़े। भारत रूस संबंधों में नए युग का उदय कैसे हुआ वो भी देखा। असैन्य परमाणु संबंध क्या थे उनको भी हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो यहां तक हमने सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं और ये जो टॉपिक था यानी कि यूनिट 2 का लेसन नंबर 1 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर। और ध्यान से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और हाँ, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, अगर इस वीडियो के जो भी आपने पढ़ा है इसके अगर एग्जैक्ट आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको कहां मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं आपको
आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाए, विजिट करें, वहां से आपको क्या है सारे नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड करें और वो नोट से भी पढ़ सकते हो। और आप लोग क्या करो, वीडियो भी देखा करो, क्योंकि वीडियो में जो मिस्टेक्स होती है ना, जो टाइपिंग मिस्टेक होती है, उनको मैं क्लियर कर देता हूं। और एग्जाम नोट्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, तो आप लोग वीडियोस भी देखा करो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।